Hello everyone, I am your Hindi teacher and today we will start one new chapter which is of class 8. First of all, write their half yearly syllabus. Chapter number is 11 and the chapter name is विद्रोह. विद्रोह मतलब किसी के खिलाफ हो जाना. अब ये जो कथा हम पढ़ते जाएंगे पता चलेगा कि इन लोगों ने किसका विरोध किया था और क्यों. व्यक्ति गुण और अवगुणों की समविष्टि है, मतलब अवगुण और गुण दोनों ही उसमें होते हैं. इस कहानी में एक व्यक्ति के जीवन की रोमांचक गाथा प्रस्तुत की जा रही है जो बड़ी ही दिलचस्प एवं अभूतपूर्व. दिलचस्प मतलब एज इंटरेस्टेड है और जो पहले कभी नहीं हुई. यह व्यक्ति बड़ा ही साहसी व दूरदर्शी था, किंतु साथ ही साथ क्रूर व कठोर भी था. क्रूर होते हैं जो निर्दयी होते हैं, जो हमेशा चिड़चिड़े स्वभाव वाले होते हैं. यह एक रोमांचक सत्य कथा है. 2 शताब्दी पूर्व वेस्ट इंडीज़ के द्वीपों पर अश्वेत दास सीख ईख के खेतों पर काम करते थे. ईख के खेत होते, गन्ने के खेतों में काम करते थे. तब खाने पीने की सामग्री बहुत ही महंगी थी. खेतों के मालिक मजदूरों के लिए कोई सस्ता खाद्यान्न चाहते थे, मतलब जिसमें उन्हें ज़्यादा पैसों की खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े. तो उन्होंने क्या सोचा. उन्होंने सुना था कि प्रशांत महासागर के कई द्वीपों पर एक पौधा उगता है जिसका नाम है ब्रेड फ्रूट. द्वीपों के निवासी भोजन के रूप में वही ब्रेड फ्रूट खाते थे. यह पौधा सारे साल उगता था और उसकी विशेष देखभाल भी नहीं करनी पड़ती थी. इसलिए ज़िम्मेदारों ने ब्रिटिश सरकार की मदद मांगी. क्योंकि पौधा सस्ता था और ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो उन्होंने कहा कि यही पौधा सबके लिए सही रहेगा. सन 1787 ईस्वी में एक जलयान ब्रेड फ्रूट के पौधे लाने के लिए भेजा गया था. सोचा जा रहा था कि ब्रेड फ्रूट के पौधे लाकर वेस्ट इंडीज़ में लगा दिए जाएंगे और इस तरह जल्दी ही उनसे सस्ती फसल मिलने लगेगी. उस जलयान या जहाज का नाम था बाउंटी. अब जिस जहाज को वहाँ भेजा गया था उसका नाम क्या था, बाउटी. इस पर 40 नाविक मौजूद थे. 40 लोग थे जो नाव चला रहे थे. इसके कप्तान का नाम था विलियम ब्लाई. अब कप्तान का नाम था विलियम ब्लाई. इससे पहले भी ब्लाई 2 बार उन द्वीपों की यात्रा कर चुका था. ब्लाई कुशल नाविक था. पिछली यात्राओं में उसने उन रास्तों के नक्शे बनाए थे, इसलिए ब्लाई को समुद्री मार्गों की अच्छी जानकारी थी. लेकिन ब्लाई में एक बहुत बड़ी कमी थी. वह क्रोधी स्वभाव का था. उसे हमेशा ही नाविकों पर चीखते चिल्लाते ही देखा जाता था, क्योंकि उसे गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता था. एक दिन ब्लाई बाउंटी नाम के जहाज के तख्ता द्वीप के लिए चल दिया. ब्लाई जानता था कि वहाँ उसे ब्रेड फ्रूट के काफ़ी पौधे मिल सकते हैं. ताहिता प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही स्थित है. इंग्लैंड से ताहिता जाने के 2 रास्ते थे. एक दक्षिणी अमेरिका के छोर का चक्कर लगाकर जाता था. अमेरिका के छोर का मतलब कि कोने का चक्कर लगाकर जाता था, और दूसरा अफ्रीका के अंतरीप से घूमकर. तब तक सुएज नहर का निर्माण नहीं हुआ था. पहला रास्ता छोटा था लेकिन खतरनाक था, क्योंकि वहाँ सदा भयंकर तूफान आते थे, और दूसरा रास्ता सरल लेकिन लंबा था. ब्लाई से कहा गया कि वह छोटे रास्ते से जाए. उसे ताहिता से ब्रेड फ्रूट के पौधे लेकर जेमका पहुंचाने थे और फिर इंग्लैंड लौटना था. यात्रा शुरू हुई, पर आगे चलकर वही हुआ जिसका डर था. क्या हुआ था वहाँ, बाउटी भयानक तूफान में फंस गया. बाउटी मतलब उनका जहाज. ऊंची ऊंची लहरों से जहाज बुरी तरह हिचकोले खाने लगा. हिचकोले मतलब डगमगाने लगा था. लहरों के कारण भोजन सामग्री गीली हो गई. नाविक परेशान हो उठे. भोजन सामग्री मतलब उनकी खाने वाला सामान जो था वो गीला हो गया, क्योंकि उनका जो जहाज में भी पानी भर गया था. नाविक परेशान हो उठे क्योंकि वो नाव चला रहे थे. एक तरफ प्रकृति परेशान कर रही थी, मतलब कुदरत परेशान कर रही थी. दूसरी ओर बलाई का स्वभाव नाविकों को दुख दे रहा था. जो नाविक बलाई का आदेश मानने से सुस्ती दिखाता, वह उसे कड़ा दंड मिलता था. धीरे धीरे नाविकों का गुस्सा भड़कने लगा, पर कोई भी कप्तान के विरुद्ध मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था. विरुद्ध मतलब उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था. जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ रहा था, मौसम ज़्यादा ठंडा होता जा रहा था. साथ में तूफान की मुसीबत तो लगातार ही नाविकों को परेशान कर रही थी. आखिर बलाई ने लौटने का फैसला किया. अब बाउटी अफ्रीका वाले लंबे लेकिन आसान रास्ते से यात्रा करने वाला था. सफ़र आसान हो गया. तूफान पीछे छूट गया. जहाज़ मुरम्मत के लिए केप टाउन में रुका, क्योंकि जहाज़ में पानी भर गया था, उसका काफ़ी नुकसान हो गया था. अब जहाज़ की मुरम्मत के लिए जहाज़ कहाँ रोका गया, केप टाउन में. वहाँ पानी, ताज़ा भोजन
और फल लिए गए। नाविकों की परेशानी दूर हो गई थी, पर बलाई का क्रोध अब भी उन पर जुल्म ढा रहा था। जुल्म ढा रहा था मतलब सितम ढा रहा था। मन ही मन नाविकों का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। उन्हें मन ही मन बड़ा गुस्सा आ रहा था कि आगे ये कप्तान उनके साथ क्या करेगा। आगे की यात्रा शुरू हुई। रास्ते में कई द्वीपों पर कोई आदिवासी ना मिला। नाविक डर कर द्वीपों पर नहीं उतरे। वे सोच रहे थे कि ना जाने यहाँ के निवासी उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। जहाज चलता जा रहा था। आखिर अक्टूबर 1788 ईस्वी में बाउटी तहिता द्वीप पहुंचा। अब 1787 में चला था, 88 में वो एक पूरा साल लग गया पहुंचते पहुंचते। इस यात्रा में 10 महीने लगे, साल के करीब ही हो गया। और जहाज ने 27,000 मील की यात्रा की थी। बाउटी वहाँ 6 महीने तक रुकने वाला था। इससे 11 वर्ष पहले बलाई वहाँ कप्तान कुक के साथ आया था। द्वीप के निवासी बलाई को खूब जानते थे क्योंकि वो वहाँ पहले आ चुका था। तहिता में अक्सर बारिश होती है। मौसम ना ज़्यादा ठंडा था ना ज़्यादा गर्म। द्वीप पर बने मकानों में दीवारें नहीं थी, बस नीची छतें थी। लोग बारिश में ही छतों के नीचे जाते थे। इंग्लैंड से आए नाविकों को यह सब विचित्र लगा। बड़ा अद्भुत लगा कि छोटी छोटी उनकी छतें बनी हुई और वो उन्हीं के नीचे छुप जाते हैं। बलाई के आदेश पर ब्रेड फ्रूट के पौधे इकट्ठे किए जाने लगे। इसके लिए बलाई अपने साथ मिट्टी के हज़ारों गमले लेकर आया था, क्योंकि पौधों में जो पौधे थे वो गमलों में ही लेकर जाए जा सकते थे। पौधों को गमलों में लगाकर समुद्र के किनारे रख दिया गया ताकि लौटते समय उन्हें जहाज़ पर आसानी से लादा जा सके मतलब रखा जा सके। तहिता के लोग हैरान थे कि बलाई ब्रेड फ्रूट के इतने पौधे क्यों जमा कर रहा है। उनके मुखिया ने पूछा तो बलाई ने झूठ बोल दिया। कहा, इंग्लैंड के राजा को ब्रेड फ्रूट बहुत पसंद है, इसलिए हम इन पौधों को इंग्लैंड ले जाएंगे। इसके बाद उसने इंग्लैंड से लाए हुए अनेक उपहार कबीले वालों को भेंट किए और कहा, ये उपहार हमारे राजा ने आप लोगों के लिए भेजे हैं। तहिता के लोग खुश हो गए। मुखिया ने कहा, ये ब्रेड फ्रूट के पौधे आप हमारी ओर से इंग्लैंड के राजा के लिए ले जाइए, क्योंकि उसने जो उन्हें तोहफे दिए थे उन्होंने उसके बदले उसे ब्रेड फ्रूट के पौधे दे दिए। वे ना जान सके कि बलाई उन पौधों को इंग्लैंड नहीं बल्कि जेमका ले जा रहा था, क्योंकि उन्हें तो सच्चाई पता नहीं थी। नाविकों को तहिता द्वीप पसंद आया। कई लोगों ने वहीं रुकने की सोची, लेकिन यह आसान नहीं था। अगर वे भागकर कहीं छिपे तो आसानी से पहचान कर पकड़ लिए जाएंगे। आखिर 3 नाविकों ने तहिता के अपने कुछ परिचितों की मदद से भागने का निश्चय किया, क्योंकि उनके कुछ जो रिश्तेदार थे वो तहिता में रहते थे। उनकी मदद से उन्होंने भागने की सोची। वे रात के अंधेरे में भाग गए। बलाई को बहुत गुस्सा आया। वह द्वीप के मुखिया के पास गया। मुखिया के आदमियों ने भगोड़े नाविकों को खोज निकाला। वे एक निरंजन द्वीप पर जाकर छिपे थे। अब भगोड़े थे क्योंकि वहाँ से वो भाग गए थे और निरंजन द्वीप पर जाकर जहाँ उन्हें कोई आसानी से नहीं ढूंढ सकता था, लेकिन तहिता के मुखिया ने उन्हें ढूंढ निकाला था। बलाई ने तीनों नाविकों को कठोर दंड दिया। वह सभी नाविकों के साथ पहले से ज़्यादा सख्ती बरतने लगा। इससे नाविक मन ही मन और भी नाराज़ हो गए। कई लोग क्रूर कप्तान से बदला लेने की योजना बना रहे थे कि उन्होंने उसके साथ ऐसा किया। 6 महीने बाद 4 अप्रैल 1789 को बाउटी तहिता से चला। जहाज पर ब्रेड फ्रूट के 1000 से ज़्यादा पौधे रख लिए गए। कप्तान बलाई खुश था, उसने एक बड़ा काम पूरा कर दिया था, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि नाविक उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि नाविकों के दिल में उसके लिए नफरत भर गई थी। विद्रोह की योजना बनने लगी। अब नाविकों ने तो विद्रोह करने की योजना बना ली। एक नाविक था प्लेयर क्रिश्चियन। उसने चुपचाप कई नाविकों से बात कर ली, लेकिन विद्रोह के लिए हथियार चाहिए थे। हथियार एक तालाबंद संदूक में रखे जाते। तालाबंद संदूक मतलब जिसको बाहर से ताला लगाया जाता है। बलाई को विश्वस्त आदमी सदा पहरे पर, जो बलाई का विश्वास भरोसेमंद आदमी था, वो हमेशा पहरे पर रहता था। रात को कुछ नाविक उस पहरेदार के पास गए। उन्होंने कहा, पानी में एक शार्क दिखाई दी है। शार्क मतलब ब्लू व्हेल जिसे हम कहते हैं, मछली बड़ी। उसे मारने के लिए बंदूक चाहिए। संदूक की चाबी दे दो। पहरेदार नींद की खुमारी में था। उसे नींद चढ़ी हुई थी क्योंकि वो सो रहा था। उसने चाबी दी। विद्रोही नाविकों ने बंदूकें और कारतूस निकाल लिए। बंदूकें और उसकी गोलियां निकाल ली। विद्रोहियों की संख्या 16 थी। बाकी नाविक सो रहे थे। कुछ विद्रोही बंदूकें लेकर जगह जगह खड़े हो गए। उसके बाद क्रिश्चियन के साथ 3 विद्रोही बलाई के कैबिन में गए, जहां बलाई सो रहा था। बलाई को जगाकर उसके हाथ बांध दिए गए। वह सहायता के लिए चिल्लाया, पर कोई ना आया। विद्रोही हर जगह तैनात थे, मतलब हर जगह फैले हुए थे।